आज कितनी क्लास है बेटा आप लोगों की? 2 क्लास है ना, ये फर्स्ट क्लास है। बढ़िया। क्या दिया था बेटा लास्ट क्लास में होमवर्क? ओवन दिया था और रेस दी थी ना। पहले शीट निकालो। करें स्टार्ट? कर क्या है? पक्का झूठ बोल रहा है? पक्का? चलो कहां से कहां तक दिया बेटा मैंने? 62 से लास्ट तक दिया था है ना। मतलब 61 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कंडक्टर से स्टार्ट करना था। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट किया? ठीक है ना। हुए क्वेश्चन सॉल्व हुए? हाँ कंडक्टर के तो हुए होंगे स्टार्टिंग के। चलो फिर भी अगर कोई डाउट है तो अपन आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत समय हमारे पास है ना। तो कंडक्टर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 62 का बी पार्ट हो गया? पक्का? बहुत ही सिंपल है। आप चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और बी पार्ट में पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने आपको बोला कि कभी भी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो 3 चार्जेस बन जाएंगे, एक प्लस क्यू, माइनस क्यू और एक बाहर वाला चार्ज। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया? मैं समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 63 में क्या दे रखा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कितना दे रखा है? 100 वोल्ट। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज बोल रहा है कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। तो मुझे बताओ अगर सरफेस पे 100 है तो अंदर भी 100 होगा, तो S2 तो सही है। और ये तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, तो S1 भी सही है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये भी सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, और दूसरा पहले को एक्सप्लेन भी करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी डेल्टा वी 0 होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 करोगे तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। सबको बढ़िया समझ में आ रहा है बेटा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया? हुआ? बताना है हो गया? क्वेश्चन नंबर 64 में करना क्या बेटा? इधर देखो, आपको यहाँ पे 2 शेल्स दे रखी है। इनर शेल जो है ना वो नॉन कंडक्टिंग है, इसकी रेडियस कितनी है? R। और जो आउटर शेल है वो कंडक्टिंग है। अब आपसे बोला सेंटर से कितनी दूरी पर? X। यहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मान लो इस पी पॉइंट पर। सही बात है। और इसने बोला है कि जो इनर शेल है नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज ऑफ द चार्ज Q। इस पे मैंने चार्ज कितना दिया? Q। आपको इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। बात ध्यान दो सुनना। कितनी शेल है बताते चलो? 2, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग कौन सी है? अंदर वाली। और हमने इसी पे चार्ज दे दिया, तो भैया इसका चार्ज तो क्यों ही रहेगा, क्योंकि ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। लेकिन कंडक्टिंग तो अपना काम करेगी ना, और उसका काम क्या है? चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे करेगी? ये प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यार इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सारे चार्जेस की वजह से आएगा। जितने हैं, कितने चार्ज दिख रहे हैं टोटल? 3। इसकी वजह से अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर है, तो दैट इज के क्यू बाय आर। ये आएगा।
अगर मैं बात करूं इसकी वजह से अंदर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर, इसी सरफेस में नेट चार्ज कितना है 0, तो कोई पोटेंशियल आएगा क्या, नहीं आएगा, बस ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 65, चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये ध्यान रखना कभी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो अंदर से बाहर की तरफ करना है। सबको पक्का क्लियर है 100%? बहुत बढ़िया, आगे चले क्वेश्चन नंबर 66। हाँ चलो 66 को एक तो मैं तरीका आपको बहुत ही आसान बता देता हूं, आप इसको याद भी रखना। कभी भी दो, जितने भी कॉन्सेंट्रिक सेल हो, कभी भी कितने भी कॉन्सेंट्रिक सेल हो, कंडक्टिंग हो, तो सेंटर पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सबसे इनर वाली शेल पर है ना। कभी भी कितने भी कॉन्सेंट्रिक शेल्स हो, सेंटर पर पोटेंशियल हमेशा उतना ही होगा जितना सबसे इनर वाली शेल पर है। इनर वाली शेल का वोल्टेज कितना है 10, तो आंसर आएगा 10। अब कैसे हुआ, बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे कितना है Q2, इसकी रेडियस A और इसकी B। क्या आप इस पे पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या, इनर वाली सरफेस पे कितना होगा, बोलते चलो। एक तो इसकी वजह से K कितना, K Q1 बाय, और इसकी वजह से अंदर उतने हो जितना उसकी सरफेस पर। ये हुआ सेंटर पे। बताओ अगर मैं सेंटर पे लिखता तो ये वाला पॉइंट दोनों स्फीयर के अंदर है, तो इस पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना दोनों की सरफेस पर है। तो सेंटर पे पोटेंशियल इसकी सरफेस पे कितना होता, Q1 बाय A, और इसकी सरफेस की पे कितना होता, सेम ही तो आ रहा है। सबके खोपड़ी में बात बैठी है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मैं ये बोल रहा हूं कि इसको आप ध्यान भी रखोगे कि कितने भी कॉन्सेंट्रिक शेल हो, 10 20 50 100 1000 कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर पे पोटेंशियल हमेशा उतना ही होगा जितना सबसे इनर वाले स्फीयर पर है। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, क्लास में कराया मैंने बेटा यार। अगर आप कॉपी में देखोगे तो आपको याद होगा ये ग्रेस में क्वेश्चन आया था जिसमें 1000 बूंदें थी, आंसर था 100। ठीक है, फिर मैंने बोला कि चलो जनरल केस कर लेते हैं। फिर मैंने जनरल केस कराया था, तो आपको अगर n बबल्स को मिला के एक बबल बना दिया तो उसका जो फाइनल पोटेंशियल आया था वो आया था n टू द पावर 2/3 इंटू बी। कॉपी में नोट्स का क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 68 मैं समझा देता हूं। चलो 68 में पहली बात तो कंडक्टर है। ये बताओ 2 और 3 तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी अंदर से पास नहीं हो सकती, क्लियर है, क्योंकि कंडक्टर है। बचा कौन सा 1 और 4, 1 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंडक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, तो पहला भी नहीं हो सकता। बचेगा कौन सा, चौथा, ये आंसर परपेंडिकुलर है ना बेटा, यहां पे देखोगे ना बिल्कुल एंड पॉइंट पे इस तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। कैसे कैसे पता चलेगा मुझे, मूक बघेर फिल्म चल रही है क्या, वो पहले आता था ना वो DD1 पे न्यूज, है ना। तो कुछ तो एक्सप्रेशन दो ना, हो गया तो अभी सेम एक्सप्रेशन है, नहीं हुआ है ना, मैं जज कैसे करूं कि हुआ नहीं हुआ। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 70, बात ध्यान से सुनना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को रीड करो पहले। देयर आर टू अनचार्ज आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, इसका मतलब दोनों की रेडियस सेम है और दोनों में कोई चार्ज नहीं है। कितनी दूरी पर रखे हुए दोनों, दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस दी, और दोनों की रेडियस कितनी है r। अब इसने बोला हमने एक और चार्ज, एक चार्ज स्फीयर लिया मेटेलिक अलग से, इनके अलावा है वो तीसरा, ऑफ द सेम रेडियस, कितना चार्ज है उस पर q। हमने क्या किया, उस q चार्ज की स्फीयर को एक स्फीयर से टच कराया और बांध दे। टच कराने से क्या हुआ, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक तीसरा स्फीयर लाया, कितनी रेडियस का r, इस पे चार्ज कितना था q, इसको इसके साथ टच कराया, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तब तक जब तक इनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और पोटेंशियल अगर बराबर हो गया तो दोनों में चार्ज किस रेशियो में बढ़ेगा, रेडियस के रेशियो में। रेडियस कितनी है 1:1, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल कितना है q, तो इस पे कितना हो जाएगा q/2 और इस पे कितना हो गया q/2। अब हमने इसको हटा दिया, इसको फेंक दिया, यूज हो गया इसका काम। अब मेरे पास दो स्फीयर बचे, इस पे कितना चार्ज है q/2, कितनी सेपरेशन पर है d,
इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। अब इसको कर दिया अर्थिंग। क्लियर है? अब आपसे पूछा है इस अर्थेड स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, तो कितना सिंपल तरीका मैंने बता रखा है, जिसको भी अर्थ करते हो वहां का चार्ज कितना एज्यूम कर लो, एक्स, और जिसको अर्थ किया उसका पोटेंशियल कितना कर दो, जीरो। यहां पर पोटेंशियल इसका दो वजह से होगा, एक तो खुद की वजह से और एक पड़ोसी की वजह से। खुद की वजह से कितना बोलो, बोलो, के एक्स बाय आर। सही है ना? जो बोल रहे हो वही लिख रहा हूं, गलत आएगा तो वही वही आंसर होगा। इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा बोलो, के क्यू बाय टू बाय डी। सही है ना? इज इक्वल टू जीरो। हमने तो सॉल्व किया है, बस हो गया सॉल्व। ये चला गया, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, क्यू बाय टू डी इंटू आर माइनस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। है ना? कभी भी जैसे फिजिक्स की कभी भी क्वेश्चन करते हो ना, तो सबसे मेन होता है कि आप क्वेश्चन को रीड करते करते हमेशा उसको डायग्राम की फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट करो। पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, अगर मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करता तो इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, मुझे समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या कर रहा है। तीसरा स्फीयर ला रहा है, टच करा रहा है, फिर उसकी अर्थिंग भी कर दी है, और फिर चार्ज पूछर कैसे निकालूं, फिर मैं बैठा रहूंगा कैसे निकालू कैसे निकालू। अरे जो बोल रहा है वो करते चलो। पहले दो स्फीयर बना दिए, दोनों के बीच की सेपरेशन रख दी थी, फिर तीसरे स्फीयर को लाए, टच कराया, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर इसको हटा दिया, इसको अर्थ कर दिया, चार्ज अज्यूम कर लिया, पोटेंशियल जीरो कर दिया। सिंपल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया, क्लास में कराया सेम। क्वेश्चन नंबर 73 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 74 में स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। जैसे 74 का पहला स्टेटमेंट पढ़ो सब लोग साथ में। अ पॉइंट चार्ज कितना, क्यू इज प्लेस इनसाइड कैविटी, तो एक छोटा चार्ज है जिसको मैंने कैविटी के अंदर रख दिया। अनदर पॉइंट चार्ज कितना, कैपिटल क्यू प्लेस्ड आउटसाइड द कंडक्टर, तो दो चार्ज है भैया, एक कंडक्टर के अंदर और एक कंडक्टर के बाहर। नाउ द पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज पुश्ड फ्रॉम द कंडक्टर, तो मैं बाहर वाले चार्ज को मूव करा रहा हूं। तो मुझे बताओ बाहर वाले चार्ज को मूव कराने से उस चार्ज की वजह से अंदर कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोला था कि नेट फील्ड ऑफ एनी आउटसाइड चार्ज फ्रॉम द कंडक्टिंग सरफेस कितना होता है, अंदर जीरो होता है। बाहर वाले किसी भी चार्ज का अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, तो उसको मूव कराने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसका आंसर होगा बस। सबको समझ में आया बेटा? स्टेटमेंट टू यही बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड आउटसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ऑल पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 हो गया बेटा। मुझे बताओ 75 में बी क्यों पॉसिबल नहीं है, मेटल के अंदर से भी पास हो रहा है, सी क्यों पॉसिबल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। हमेशा मेटल सरफेस के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, चाहे वो अंदर साइड से हो चाहे वो बाहर साइड से हो। अगर बात करें तो डी क्यों पॉसिबल नहीं है, अंदर बाहर वाला परपेंडिकुलर है, अंदर वाला परपेंडिकुलर है, नहीं है, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, ए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, क्लास में कराया नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 77 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, जैसे अगर ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तो इसका एक छोटा सा हिस्सा भी तो इक्विलिब्रियम में होगा, इसके मैं आधे का एफईडी बना रहा हूं। तो इस पे कितने फोर्सेज लगेंगे, दो। एक तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, kx, और एक जो रिमेनिंग हाफ है वो भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। अगर मैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं प्रेशर को, प्रेशर कितना था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन उसको प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई करो। और अगर ये इक्विलिब्रियम पर है तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या कर रही होंगी, एक दूसरे को बैलेंस। ये आंसर है इसका। सबको समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 79 है ना, चलो इसको नोट कॉपी में साथ के साथ नोट भी कर लेना है ना।
वो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ, अब बात ध्यान से सुनना, एक स्टोरी सुनाता हूँ पहले, है ना, तो आपको ये समझ में आएगा इसका यूज क्या है। सब लोग इधर देखो, अभी तो ऐसा लिखा भी नहीं है कुछ, है ना, फिर नोट कर लेना, दो ही वर्ड तो लिखने हैं, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस बनी हुई है ना, चाहे मोबाइल यूज करते हो, चाहे टीवी यूज करते हो, चाहे आप अपना पंखा यूज करते हो, ठीक है, हर डिवाइस तीन ही तरह के इक्विपमेंट पे वर्क करती है। तो हमने तीन इक्विपमेंट बनाए और हमारी जिंदगी आसान हो गई। एक है रजिस्टर, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर, ठीक है, तीन है। कौन कौन से? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, क्योंकि ग्रेविटेशन के बाद यहां से अगले जितने भी चैप्टर चलेंगे उन सब में सिर्फ यही चलेगा, ठीक है। तीन तीन है, कौन कौन से? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आप ऐसे समझो कि ये तीन भाई बहन है ना, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और उनकी बहन कौन हो गई? इंडक्टर, ठीक है। अब रजिस्टर क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछे यार रजिस्टर होता क्या है, जैसे आपने 9th 10th से पढ़ा होगा रजिस्टर, नाम तो सुना ही होगा, तो रजिस्टर होता क्या है? मतलब काम क्या होता है उसका, सर्किट में मैं क्यों लगाता हूँ कि मुझे मजा आता है? तो मैं वो समझाता हूँ। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एनर्जी को खर्च करती है, जो एनर्जी को खर्च करती है। तो हमारा दिमाग घूम गया यार, हम ऐसी डिवाइस क्यों लगाएं जो एनर्जी को खर्च करे, हमें तो एनर्जी सेव करनी है, लेकिन वो एनर्जी को सिर्फ खर्च करती है। आप ऐसे समझो, वो जैसे तीन भाई बहन है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। इन तीनों भाई बहन में रजिस्टर एक ऐसा बच्चा है जो सिर्फ पापा के दिए हुए पैसे को खर्च करता है, ठीक है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एनर्जी को स्टोर करती है। तो दिमाग में आता है कि सर जब एनर्जी को खर्च ही कर रहा है तो हम रजिस्टर को नहीं लगाएं, ठीक है। तो रजिस्टर का यूज क्या है, बात ध्यान से सुनना। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे कैपेसिटर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं। जैसे टीवी है, टीवी जब हमारी लाइट चली जाती है टीवी की, तो टीवी तो तुरंत बंद हो जाती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी लाल लाइट जलती रहती है जो कुछ देर के बाद बंद होती है, 1-2 सेकंड लगते हैं उसको। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज होने में और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में समय लगता है। कैपेसिटर को चार्ज होने में और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में समय लगता है। दोबारा से बोल रहा हूं, कितने भाई बहन? तीन, एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। रजिस्टर कैसी डिवाइस है? जो एनर्जी को खर्च करती है, उसका सिर्फ काम खर्च करना है। और कैपेसिटर क्या करता है? स्टोर। इंडक्टर भी स्टोर करता है, दोनों का प्रोसेस अलग है। कैपेसिटर इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है और इंडक्टर इन अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। पर हमारा सर अभी आंसर नहीं निकला कि हम रजिस्टर को लगाई क्यों रहे। तो बात ध्यान से सुनना, मैं मार्केट से एक रजिस्टर, तीनों बहुत ही सस्ते हैं, मार्केट में 10-10 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर की बात करें तो 10-10 रुपए में रजिस्टर मिल जाते हैं, 30-30, 40-40 रुपए के कैपेसिटर आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सस्ती सी डिवाइस है। अब आपको ऐसा ना लगे कि सर ये एनर्जी को स्टोर करता है तो हम इसको इन्वर्टर की जगह लगा दें, है ना, इसकी औकात नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये मान लो एक सर्किट है, बात ध्यान से सुनना। ये बैटरी होती है, बैटरी है ना, सेल जो आप लगाते हैं ना रिमोट में, ये बैटरी है और ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी का वोल्टेज कितना था? V। अब चक्कर क्या होता है, कैपेसिटर में दिमाग तो है नहीं, ये एनर्जी को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप लगाते हैं उसके हिसाब से ये चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू C डेल्टा। और ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो अगर मान लो मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ पर कितना जाएगा? 10। 100 वोल्ट की लगाऊंगा तो उतना ही चार्ज बढ़ जाएगा। 1000 लगाऊंगा तो ये 1000 के अक्रॉस निकाल देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1,00,000 वोल्ट लगा दूं तो इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? 1,00,000 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। इतना चार्ज ये स्टोर नहीं कर सकता, इतना वोल्टेज ये सहन नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाएगा? खराब, ये मेल्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपके सर्किट को भी उड़ा देगा।
तो आप क्या करते हो, इसके बगल में एक रजिस्टर लगा देते हो और आप इस रजिस्टर को समझा के जाते हो कि देख भाई, ये जो तेरा भाई है ना, ये है तो बहुत अच्छा बच्चा, एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन इसको अपनी औकात पता नहीं है। तो जब ये ज्यादा एनर्जी स्टोर करने लग जाए अपनी औकात से ज्यादा, तो तू एनर्जी को खर्च करना चालू कर देना। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि हम सर्किट में रजिस्टर को क्यों लगाते हैं जबकि वो सिर्फ एनर्जी को खर्च करता है, तो उसका लॉजिक ये है कि रजिस्टर सर्किट को बर्न होने से बचाता है। इसीलिए कभी भी अकेले कैपेसिटर को नहीं लगाते, उसके बगल में हमेशा किसको चिपका देते हैं, रजिस्टर को। कभी भी अकेले इंडक्टर को नहीं लगाते, उसके बगल में हमेशा किसको चिपका देते हैं, रजिस्टर को। उसका काम सिर्फ यही है कि एक्सेस जो पैसा आएगा, एक्सेस जो माल आ रहा है, उसको क्या करना है, खर्च करना है ना, बैलेंस करना है। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आई। अब होता क्या है, कभी भी जैसे अगर हम बात करें तो भगवान ने हमें सबसे बड़ा जो कैपेसिटर बना के दिया है नेचुरल, वो है अर्थ, है ना। हम मानते हैं कि यार भगवान ने हमें नेचुरली ये कैपेसिटर बना के दिया, वो कैपेसिटर क्या है, अर्थ है। तो अर्थ भी एनर्जी को स्टोर करता होगा, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ उस एनर्जी को कहां पर स्टोर करता है। समझ में आया, ये कहानी सुनाई मैंने। अब कहानी, ये सब पूरी कहानी तुमने सुन ली मजे से, है ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ अगर एक कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर तो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी एनर्जी को स्टोर करता है, तो अपनी एनर्जी को कहां पे करता है, अपनी कौन सी चोर पॉकेट में उस एनर्जी को वो स्टोर करता है? हाँ बिल्कुल, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, तो कहां करता है, मतलब कौन सी जगह पे करता है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब बात ध्यान से सुनना, ये तो अगर मैं अर्थ को एक कैपेसिटर ले रहा हूं, तो मैं अर्थ को एक मेटल की तरह से कंसीडर कर रहा हूं, मतलब कंडक्टिंग यूज कर रहा हूं कि नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग है तो अर्थ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, अर्थ की सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक। और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहीं वहीं अर्थ अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अर्थ के अंदर तो कर नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, जीरो। तो कहां से कहां तक करेगी, सरफेस से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है। यानी अगर मैं बात करूं इस कमरे में भी अगर अर्थ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी एनर्जी भी है। और उसकी एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि एक पॉइंट की जो एनर्जी होती है, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम। सबको मेरी बात बढ़िया से समझ में आ रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको एक क्यूब दे रखा है ना, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, ए। अब बनाते चलो साथ में, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई, और ये है जेड, यही है ना। क्लियर है। तो आपको एक क्यूब दे रखा है और इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बेटा, इज इक्वल टू बता सकते हो कितना है, 3y जे के, यानी वाई डायरेक्शन में दे रखा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो इधर देखो सब लोग, क्वेश्चन क्या है कि मैंने क्यूब लिया, इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, वाई। तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखूंगा तो इस क्यूब में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये कैलकुलेट करना है। सब लोग इधर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट होता
तब तो बहुत आसान होता, मैं सीधे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को इस क्यूब के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन समस्या क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक एलिमेंट। पहले उसमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी और फिर पूरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। सब लोग देखो, अब मैं एलिमेंट कैसे लूं, कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वाई में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वाई डायरेक्शन में गए, कितना, dy, और मैंने एक इस तरह का एलिमेंट लिया, ये वाला। तो ये एक एलिमेंट लिया, तो मैं निकाल सकता हूँ कि इतने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कैसे, इधर देखो, इसमें अगर स्टोर्ड एनर्जी अगर मैं बात करूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई कितना लिखूं, 3 इनटू वॉल्यूम। क्या मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया कितना बनेगा बेटा, ए स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना, बस हो गया ये आंसर। इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, y की वैल्यू 0 से a तक, ये आंसर है। नोट करो, फाइनल आंसर बताओ। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ये बनेगा 9 a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2, और y स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, 0 से, तो ये कितना बनेगा, दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आंसर है। ये समझ में आया बेटा सबको, इधर देखो एक बार सब लोग, आप लोगों को याद होगा सॉलिड स्फीयर के केस में हम लोगों ने सेल्फ एनर्जी निकाली थी, कितनी आई थी, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये आया था ना। आपको होमवर्क है, आपको दोबारा से उसी सेल्फ एनर्जी को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार इस तरीके से कैलकुलेट कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फाइंड आउट हाँ बिल्कुल, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है आर, और इस पे टोटल चार्ज है क्यू। आंसर तो याद ही है आपको, है ना, लेकिन इस वाले तरीके से करना है। कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ी सी हिंट मैं देता हूं। पहले आप एक एलिमेंट्री स्फीयर ले लो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दोगे 0 से r तक, तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है बेटा यहां तक, है ना। तो इसको नोट करो और अब आगे चलता है। कहां तक हो गया हमारा, 79। नेक्स्ट, ये तो क्या क्वेश्चन नंबर 79 तक है ना। करें स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 80 हो गया क्या। ये नहीं बताओ कि मतलब रब करने से मास कैसे चेंज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से।
जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर मास ज्यादा होगा, वहां पे मास कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन भाग गए, अब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो मास लेके भागेंगे, तो मास कम हो जाएगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर मास ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 81 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 81 हो गया, डाउट? है ना, आपको 3 डायरेक्शन दे रखी है, ये वाली डायरेक्शन एक्स, ये आपको वाई और ये जेड दे रखे। सब लोग इधर देखो बेटा, पहले आपको याद होगा नर्चर में हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था और हमने बोला था कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, 3। एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल, एक होता है न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करोगे और फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है स्टेबल, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लग रहा है अनस्टेबल। और न्यूट्रल होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको जितना डिस्प्लेस करके रखोगे वही उसका नया इक्विलिब्रियम बन जाए। जैसे आपने मुझे यहां से डिस्प्लेस करके यहां रखा तो ये मेरा नया इक्विलिब्रियम बन गया, ठीक है, उदासीन न्यूट्रल, सही है। अब यहां पर इसने क्या बोला कि यहाँ पे 2 इनफाइनाइट वायर है और साथ एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है बीच में, तो आपसे पूछ रहा है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में कौन कौन से इक्विलिब्रियम होंगे। पर ध्यान से सुनना, किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के अलोंग होता है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। किसी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वायर के परपेंडिकुलर होता है, अलोंग तो नहीं होता ना। तो अगर मैं इस वाई डायरेक्शन की बात करूं तो इस वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, और जब वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं होगा। तो यहां पर भी नेट फोर्स जीरो, 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 तो कैसा इक्विलिब्रियम बनेगा, न्यूट्रल। तो वाई डायरेक्शन में तो न्यूट्रल हो जाएगा। सब कुछ समझ में आया। जेड पर आते हैं, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव। मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, तो ये दोनों कैसा फोर्स लगाएंगे इस पे, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, अट्रैक्टिव। ये भाई इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, तो नेट फोर्स कहां आएगा, पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां किया, आगे, नेट फोर्स कहां आया, पीछे। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। तो जेड में कैसा हो गया, स्टेबल। अभी बच गया एक्स। अब बात करते हैं एक्स की। अभी ये इक्विलिब्रियम पर है क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स ये लगा रहा है उतना ही अट्रैक्टिव फोर्स ये लगा रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया तो इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस क्या हो गई, कम, तो इसका फोर्स बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, 2k लैम्डा बाय आर, आर कम हुआ तो फील्ड की वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे इधर डिस्प्लेस किया ये इसके पास चला गया, फोर्स की वैल्यू बढ़ गई, तेजी से खींच लेगा अपनी तरफ। तो कैसा हुआ, अनस्टेबल। तो अगर मैं बात करूंगा तो एक्स में कैसा आएगा, अनस्टेबल। ये इसका आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बेटा बोलो। न्यूट्रल, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है बेटा, तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसका जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई में होगा ही नहीं। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो, कहीं भी मूव कराते चलो नेट फोर्स अगर हमेशा जीरो रहेगा तो वो पॉइंट हमेशा उसके लिए इक्विलिब्रियम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 83, 83 हो गया। क्वेश्चन नंबर 84। अच्छा 83 में एक चीज का ध्यान रखना कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको दिमाग में भी रखना। अगर 2 चार्जेस हैं अगर आपके पास तो पोटेंशियल की आपको 2 लोकेशन मिल सकती है जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक ही लोकेशन मिलेगी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये क्यू है और ये कितना है, माइनस का Q/4। तो पोटेंशियल इन दोनों के बीच में भी जीरो हो सकता है और पोटेंशियल इन दोनों के बाहर भी जीरो हो सकता है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो एक L/3 आएगा, एक L/5 आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही जगह पे जीरो होगा और दोनों अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर जीरो होता है और उस चार्ज के पास जीरो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 बताना बेटा। देखो मैं समझा देता हूं, पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में तो दिक्कत ही नहीं होगी,
एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का कर्व बना चुके हैं। तो ए ऑप्शन तो पोटेंशियल का है, हमने बनाया था पहला पैराबोलिक डाउनवर्ड पैराबोला, बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और बी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर रो r by 3 एप्सिलॉन नॉट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, पहले आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और फिर आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, तो बी भी सही है। सी ऑप्शन आता है चार्ज का और डी आता है फ्लक्स का। पहली चीज, कभी भी फ्लक्स का ग्राफ आपसे पूछ ले तो हमारे दिमाग में क्या चलता है, हम ई डॉट डी एस करने बैठ जाते हैं। ये ध्यान रखना, फ्लक्स क्या होता है, नेट फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स का कर्व जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा जैसा एनक्लोज्ड चार्ज का बनेगा। एनक्लोज्ड चार्ज का कैसे बनेगा, बात ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक स्फीयर है जिसमें आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो चार्ज को आप लिखोगे कैसे, Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये तो कांस्टेंट है, तो Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आर क्यू। तो अगर मैं चार्ज में और आर में रेशियो मतलब कर्व ड्रॉ करूं तो कैसा कर्व आएगा, पहले तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, वैसे जैसे जैसे मैं रेडियस बढ़ाता जाऊंगा चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे आप स्फीयर से बाहर आ गए, अब चार्ज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, अब थोड़ी ना बढ़ेगा, बाद में कांस्टेंट। और जो चार्ज का कर्व आएगा फ्लक्स का भी वही आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको समझ में आ रही बात। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है। डी सही कब होता, जो सी वाला कर्व ही होता। क्वेश्चन नंबर 85 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 डी ऑप्शन, ठीक है मैं बता रहा हूं, ये आप लिख भी लेना कॉपी में, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बताया था सेंट्रल फोर्सेस, वहीं पे लिख लेना जहां पे सेंट्रल फोर्स बताया था ना ग्रेविटेशन में, पहले पेज पे बताया था, है ना। जैसे फोर्स को डिफाइन किया था उसके बाद कुछ की पॉइंट्स लिखाए थे, उसमें दूसरा या तीसरा की पॉइंट आपको लिखाया था कि ग्रेविटेशन इज ए सेंट्रल फोर्स। और फिर मैंने नीचे सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया था कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ एक्ट करे, ठीक है। फिर मैंने एग्जांपल भी लिखे थे, सेंट्रल फोर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशन, कूलॉम फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मैं लिख रहा हूं F इज इक्वल टू माइनस का F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का K इंटू आर वेक्टर, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी फोर्स है तो वो फोर्स हमेशा कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, क्योंकि आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ना, कौन से फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस का K अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये भी कैसा फोर्स होगा, सेंट्रल। किससे कंपेयर कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप डी ऑप्शन देखोगे तो आपको फोर्स कितना दे रखा है, अल्फा आर, और अल्फा इसने बोला एक कांस्टेंट है, क्या अल्फा नेगेटिव नहीं हो सकता क्या, हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इससे रिजेंबल कर रहा है, तो ये फोर्स बिल्कुल ऐसा फोर्स है जैसा स्प्रिंग फोर्स होता है, तो ये भी कैसा फोर्स होगा, एक सेंट्रल फोर्स होगा। तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको एक ही देखा भाई, तो आप चेक कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी दो कंपोनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी और एक की वैल्यू 1 हो जाएगी, तीनों इक्वल होनी चाहिए तभी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना ये दोनों भी, इस फॉर्मेट में कोई भी फोर्स होगा these forces represent conservative forces। नोट कर बेटा, तक आगे चलते हैं, कहां तक पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 86 तक। क्वेश्चन नंबर 87 डाउट होगा।
क्वेश्चन नंबर 88 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 90 हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। ये तो क्लास में बता रहा है, बहुत आसान है। जहां पे फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी और इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। बहुत सिंपल है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जेड डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स वाई प्लेन पूरा का पूरा कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल। तो ना तो पोटेंशियल वाई एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा, ना एक्स एक्सिस के अलोंग वेरी करेगा, ना एक्स वाई प्लेन में वेरी करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 93 हो गया क्या बेटा। क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 सी पार्ट। चलो शीट में यहीं तक कर रखते हैं। एक बार 95 रीड करो बेटा सब लोग। चलो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। इधर देखो, मेरे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है जो किसी भी आर्बिट्ररी शेप की है ना। हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग बॉडी पे तो चार्ज कितना दिया, कैपिटल क्यू, और दो कैविटी बना दी और दोनों कैविटी के अंदर कितना चार्ज है, माइनस क्यू ये दे रखा है। तो सबसे पहले अब इसमें कोई अर्थिंग वर्थिंग दे रखी है क्या, नहीं। किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हो क्या, नहीं। किसी वायर से कनेक्ट कर रहे हो, टच करा रहे हो, नहीं। सब कुछ हो रखा है, मतलब कुछ भी नहीं दे रखा। बचा क्या हमारे पास, एक ही काम बचा, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले वही करते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू तो यहाँ पर प्लस क्यू, तो यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू। तो बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, क्यू माइनस 2q, ये आ गया। ठीक है, अब ऑप्शन रीड करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन, इफ q इज इक्वल टू 2q देन द कंडक्टिंग बॉडी विल बी जीरो पोटेंशियल। देख लेते हैं भैया, अगर मैं q इज इक्वल टू 2q कर दूं तो यहां पर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। अभी चेक तो करें, चार्ज जीरो हुआ, पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ, चेक करना पड़ेगा। अब यहां पर आते हैं, मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है तो सारे चार्जेस की वजह से होगा। कितने दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4 5, सबकी वजह से निकालें। इसकी वजह से तो कितना, जीरो, चार्ज ही जीरो हो गया। ये वाला पॉइंट इन दोनों के कहां है, बाहर। किसकी तरह से एक्ट करेंगे, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज तो खत्म हो गया, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस खत्म हो गया। तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल जीरो, इसकी वजह से भी जीरो, इसकी वजह से भी जीरो, तो नेट पोटेंशियल जीरो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आया सबको बढ़िया से। बी ऑप्शन, if external field is applied the charge distribution over the outer surface will be changed। बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो वो बाहर के चार्जेस को इफेक्ट करेगा, अंदर के चार्जेस को इफेक्ट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करूं ना तो कंप्लीट स्टेटमेंट ये होता, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाऊंगा तो बाहर के चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लेकिन अंदर के चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन वैसे सही है, जितना इसने बोला सही बोला। सी पर आते हैं, the potential of any point inside the cavity is less than that of the conducting body। क्लियर है, इसने बोला है कि अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल, मान लो यहां से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसने बोला कंडक्टिंग बॉडी के पोटेंशियल से कम है और कंडक्टिंग बॉडी में नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो, मतलब नेगेटिव आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, सही बात है। निकालते हैं, यहां पे जो पोटेंशियल होगा सारे चार्जेस की वजह से होगा, दुनिया जहां में जितने हैं, 1 2 3 4 5, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल जीरो। जीरो हुआ क्या, नहीं, ये वाली कंडीशन नहीं दे रही है ना। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर है। तो पोटेंशियल एट सरफेस ऐसे लिख दूं मैं, है ना, रेडियस छोड़ो ना, ऐसे लिख दिया। यहां पर पोटेंशियल इसकी वजह से उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पे, तो ये खत्म हो गया। इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का के क्यू बाय एक्स। इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस पर है, तो प्लस का के क्यू बाय आर, इसकी रेडियस आर मान लेता हूं। और ये वाला पॉइंट इन दोनों के कहां है, बाहर है, तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, पॉइंट चार्ज बने तो खत्म होगा, तो ये आंसर आएगा।
सबको बात आ रही है समझ? अब देखो ये सरफेस के पोटेंशियल से ज्यादा है या कम है, वो कैसे चेक करोगे? इनकी वैल्यू से। ये बताओ आर ज्यादा है कि एक्स ज्यादा है? आर ज्यादा है, एक्स छोटा है। एक्स अगर छोटा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये ज्यादा है ये कम है तो ओवरऑल कैसा आएगा? माइनस। और अगर v फ्रॉम द सरफेस में से कुछ घटाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाए। तो अंदर कैविटी के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल से कम होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर आएगा। सबको मेरी कहानी सबसे बढ़िया समझ में आ रही बेटा? चलो उसको यहां तक नोट कर दो और उसके बाद पहले थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और लास्ट में रेस डिस्कस करेंगे। हाँ पता ना, हाँ ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बेटा 87। वैसे मैंने क्लास में आपको बताया ये 87 वाला, याद दिलाता हूँ आपको। 3 प्लेट वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें डेल्टा V1 और डेल्टा V2 निकलवाया था ना, बस उसी तरह से कुछ सॉल्व होगा, तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। कुछ दिया था कि सॉल्व करने को? एक क्वेश्चन दिया था है ना, ये दिया था। आंसर आया क्या किसी का? कितना आएगा? सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल बस इतना ही आएगा, उससे आगे नहीं आएगा कुछ, है ना? आया क्या आंसर किसी का? आ गया बेटा, है ना? आंसर आएगा सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया, है ना? इसका आंसर वही आएगा जो डिस्क के सेंटर पे आता है। डिस्क के सेंटर पर भी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूं कि ये मेरे पास एक हॉलोकोन था। हॉलोकोन समझ में आता है? जिसमें अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, सारा का सारा चार्ज कहां पर होगा? उसकी सरफेस पे, है ना? बर्थडे वाली टोपी, ठीक है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और ये लेंथ आपको दे रखी है कितनी? L, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? R। आपको इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना, ये था। अच्छा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो पहली चीज, एलिमेंट लेने की कंडीशन क्या होगी? हमें ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी वजह से हम पोटेंशियल लिख सकें। पहली बात तो ये, तो एलिमेंट ले भी लोगे तो क्या उखाड़ लोगे? सही बात है ना? तो ऐसा लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आप पोटेंशियल लिख सको। अगर मान लो मैं यहां से, और ध्यान से सुनना, एक्स पे जाके एक एलिमेंट लेता, रिंग इस तरह की, जिसकी थिकनेस कितनी होती? dx। तो ये वाला समझ में आया ना, कि मैंने x पे जाके एक dx थिकनेस की ये वाली रिंग ली। अब मुझे बताओ, जैसे ये मेरा P पॉइंट हो गया और ये रिंग हो गई, क्या रिंग के सरफेस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस इस P पॉइंट से सेम है क्या? सेम है ना? दिख रहा है? ये अगर रिंग है और ये वो पॉइंट है, तो इसकी सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट की डिस्टेंस यहां से कैसी है? फिक्स है, सेम है। तो क्या मैं पोटेंशियल को KQ बाय R डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं ना, क्योंकि पोटेंशियल तो एक स्केलर क्वांटिटी है और हर एक पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसी है? सेम है। जैसे मान लो मैं इस रिंग की वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखना चाहता, दैट इज dV इज इक्वल्स टू K। क्यों होता है चार्ज? क्यों होता है चार्ज ऑन एलिमेंट? क्यों होता है चार्ज ऑन एलिमेंट? इतने थके थके से क्यों बेटा? डायरिया हो गया कि तुम लोग? दस वस तो नहीं लग रहा किसी को? हाँ? थके थके क्यों रहते हो ऐसे? मुरझाए मुरझाए, थके थके, परेशान। मैं पहले बहुत परेशान रहा करता था, है ना? मेरे बच्चे ही मुझसे बात नहीं किया करते थे, है ना? तो ऐसी हालत क्यों रहती है? थोड़ा से चियरिंग रहा करो यार, ऐसे क्या बिल्कुल मरे मरे से रहते हो? अभी तो कितने 18 साल के हो, 80 साल जियोगे? अभी 18, 17, 18, 16 साल, है ना? 16 साल लग रहा है यार तुम्हारा। 15 अंडे से तो नहीं निकला। है ना? कोई किसी कोई सिंगल डिजिट वाला तो नहीं बैठा यहाँ पर?
हाँ तो थोड़ी सी चीयरिंग रहा करो यार, ऐसे क्या मरे मरे से बैठे रहते हो। अभी तो जीवन में बहुत दुखाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो दुखों की स्टार्टिंग है ना, जो हम भर रहे हैं तुम्हारी जीवन में। यहां पर आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो बात ध्यान से सुनना, मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला इस एलिमेंट की वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं, और वो मैं लिख रहा हूं के क्यू बाय आर, यानी मैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा रहा हूं। मैं इसलिए लगा पा रहा हूं क्योंकि इस रिंग के हर एक एलिमेंट, इस रिंग के भी एलिमेंट कर दो, तो इस रिंग का कोई भी हिस्सा ले लो, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा है, सेम है। क्लियर होगी बात? तो इस रिंग को भी अगर मैं और फर्दर कट करता तो छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बन जाते, और सबकी इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती, तो मैं बोल सकता हूं नेट पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय आर, और क्यू हो जाएगा चार्ज ऑन द रिंग, इसको अभी डी क्यू लिख देता हूं, अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। बस ये काम है, इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। अब बात ध्यान से सुनना, मैं डी क्यू कैसे निकालूंगा कि इस पे चार्ज कितना आया, सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एरिया कौन सा आएगा, इसकी रेडियस बता सकते हो क्या, अगर मान लो इसकी रेडियस स्मॉल आर है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, 2 पाई आर इंटू डी आर नहीं आएगा, अब डी एक्स आएगा, तो दिस इज 2 पाई आर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर है? यहां पे पुट कर देते हैं, बताते चलो कितना आएगा जल्दी, के इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स। अब दिक्कत क्या है, यहां पर दो अननोन है, एक तो आर और एक एक्स, तो मुझे आर को एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, बाय सिमिलर ट्रायंगल। आपको दिख रहा है क्या, ये अगर थीटा है तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, यहां से साइन थीटा की वैल्यू मैं कंपेयर कर सकता हूं। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आर बाय एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल आर बाय एल। तो क्या मैं यहां से आर लिख सकता हूं, दिस इज कैपिटल आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, बस इसको यहां पे रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा इंटू 2 पाई आर की जगह आर एक्स बाय एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेके एल तक। नोट करो और फाइनल आंसर बता दो। बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बताइए। देखो ये एक्स से एक्स भी उड़ गया, बाकी सब कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ए सिग्मा 2 पाई आर बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से एल, तो ये भी उड़ गया। बस ये आंसर है, और यहां से अगर आप देखोगे बस वैल्यू को चेंज करो तो के इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 2 पाई आर, तो दिस इज सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये आंसर है। देखो किसी भी चैप्टर को मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो शायद आप लोगों को 11th में मिस हुई है ना, किसी भी, इधर देखो सब लोग, किसी भी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने सर्कुलर पढ़ाया, सर्कुलर 6 लेक्चर में हुआ, सर्कुलर खत्म, अगला चैप्टर चालू, तो आपके लिए भी वो सर्कुलर खत्म हो जाता है, आपके लिए वो चैप्टर खत्म, ठीक है। आप सोचते बस इतनी दुनिया है जो 20 पेज में सर ने कराई है, वो 20 पेज का चैप्टर नहीं है, वो चैप्टर में आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें लिखते रहो। जैसे मैं इलेक्ट्रो अगर बात करें, हम तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रो खत्म, लेकिन मुझे जो भी अच्छा क्वेश्चन लगता है मैं वो क्या बोलता हूँ, इसको कॉपी में जो मुझे अच्छा लगता है कि यार थोड़ा सा अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। और बार बार शीट को आदमी रिवाइज नहीं कर पाता है, तो नोट्स एक ऐसी चीज होती है जिसको आदमी सबसे ज्यादा रिवाइज करता है।
तो आप भी ऐसा ही क्या करो, जैसे हमेशा कोई भी चैप्टर आपका खत्म हो ना, तो या तो उसी में ही 3-4 पेज छोड़ दिया करो, या फिर उसमें नहीं छोड़ा तो एक अलग से कॉपी बना लो। उसमें आपको कभी भी कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखे, आपको लगे यार ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी है और अप्रोचेबल भी है, मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच भी कर सकता हूँ, कुछ नया सीखने को मिल रहा है इस चैप्टर में, तो उस क्वेश्चन को उस कॉपी में कर लिया कर। जैसे मान लो एक चैप्टर में अगर मान लो मुझे बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, इलेक्ट्रो में करा रहा हूँ, इलेक्ट्रो में मुझे मान लो 10 से 12 क्वेश्चन मिल गए, लेकिन हर चैप्टर में अगर इस तरह के एडिशनल 12-13 क्वेश्चन और मिल रहे हैं आपको, और टोटल अगर मान लो हम 15-16-20 चैप्टर कर रहे हैं, है ना, तो आपके पास 200-250 क्वेश्चन का एक ऐसा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, जो जैसे कंसेप्ट जो बहुत रेयर कंसेप्ट होंगे और जिन पे क्वेश्चंस भी पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और आपकी डेप्थ भी बढ़ेगी उससे। तो चैप्टर कभी खत्म होता है ना, तो वहां पे खत्म नहीं किया करो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल कल हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया, है ना, कल या परसों जो भी था, पेपर डिस्कस किया था, और पेपर डिस्कस किया था तो याद है एक वो वाला क्वेश्चन था, पानी वाला, लास्ट वाला, मिरर वाला, जिसका आंसर 5 था। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको जाके रे ऑप्टिक्स के नोट्स कॉपी में ही या तो एक पेज एडिशनल ऐड कर दो, मतलब जैसा भी है कोई अलग से कॉपी बना उसमें आप लिख लो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगी तो अगर आपका ये क्वेश्चन भी रिवाइज होगा तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट दोबारा से क्लियर होंगे। तो ऐसे करने से चैप्टर स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन है इसी तरह से होती है ना। अब आप ऐसा सोचो कि सिर्फ 5 दिन पढ़ के कि इलेक्ट्रॉन ने महीने भर पढ़ लिया तो बस खत्म हो गया, सब कुछ आ गया, है ना, ऐसा नहीं है, धीरे 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 आदमी सीखता जाता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको 12th में जरूर करनी है। 11th में आपने जो गलती कर दी वो कर दी, 12th में आपको बैकलॉग नहीं क्रिएट करने, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद अभी भी कई बच्चों को मेरी बात नहीं समझ में आई होगी, 2 महीने और लो, 2 महीने बाद 100% समझ में आ जाएगी, 2 महीने ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 2 महीने बाद आप हेल्पलेस रहोगे, आप मेरे पास आओ चाहे किसी के पास भी चले जाओ, चाहे खुदा भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, तो अभी कुछ नहीं कर सकते। 2 महीने बाद आप हेल्पलेस रहोगे कि सर मेरा बैकलॉग क्या पूरा ही कोर्स ही खत्म हो गया, तो आप उस बैकलॉग को कैसे कवर करोगे, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। ये बहुत स्पीडली गेम चलेगा ना। अब देखो फिजिक्स अब रेगुलर चल रहा है, 3-3 क्लासेस आपकी चल रही है, सब कुछ रेगुलर चल रहा है, तो बहुत तेजी से कोर्स खिंच रहा है ना। जैसे ग्रेविटेशन की बात करें तो मैंने आपको बोला 5-6 दिन में ग्रेविटेशन खत्म, 2-3 दिन और लगेंगे, 3-4 दिन शीट इलेक्ट्रो की भी खत्म हो जाएगी, ग्रेविटेशन की शीट पर आ जाएंगे हम लोग। तो इस तरह से फटाफट फटाफट, तो ये इसमें आप रुक नहीं सकते, है ना, कंटिन्यूस स्टडी है, धीरे धीरे आप पढ़ते रहो, अपने आप इंप्रूवमेंट होता रहे। इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि ये कोई गेम है कि यार फटाफट 5 मिनट का काम है ना, तुरंत एनर्जी, कोई बॉर्नविटा थोड़ी है, हाँ, घोला और आगे एनर्जी, कुछ नहीं है ऐसा। कोई बोलता है कि यार मार्केट में नहीं होता कि क्रैश कोर्स कर लो, आओ 30 घंटे में पूरी फिजिक्स सीखे, है ना, कैसी फालतू बात है ना। और बच्चा इसमें आ जाता है बहकावे में, 30 घंटे में पूरी फिजिक्स सीख रहे हैं, है ना। अरे मास्टर को ही नहीं आती 30 घंटे में, क्या है ना, बेचारे 30 साल हो गए तो नहीं आ पाई है, कहां से 30 घंटे में आपको फिजिक्स सिखा देगा, कुछ भी नहीं सिखा पाएगा। मैं अगर आपको फॉर्मूले भी, अगर मैं आपको तरीके से बताऊं ना और फॉर्मूले भी लिखाने बैठे, तो 30 घंटे से ऊपर मुझे सिर्फ फॉर्मूले लिखाने में चले जाएंगे, अगर तरीके से पढ़ाऊंगा तो। सिर्फ अगर मैं फॉर्मूले लिखाने पर आ गया तरीके से, तो 30 घंटे से ऊपर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले लिखा सकता हूँ पूरी फिजिक्स की। अगर वो कोई कह रहा है ना कि 30 घंटे में पूरी फिजिक्स को, वो बेवकूफ बना, कुछ भी नहीं है। ये इसमें पेशेंस का काम है, बहुत पेशेंस आपका भी लगेगा और हमारा भी लगेगा। टीचर का तो आप सोचो कितना पेशेंस होता है, क्योंकि जब आपको चार्ज से चालू किया था मैंने, एक पॉइंट चार्ज होता है, मुझे ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये दुनिया मुझे सब पहले से पता थी, मुझे तो इसके आगे की भी बहुत दुनिया पता है जो आपको अभी पता नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रो इज लाइक जीरो लेवल, अभी तो अपन आगे चलेंगे, कहानी बढ़ती चली जाएगी। तो टीचर का पेशेंस तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको आपके स्तर पर आके सिखाता है कि देखो ये चार्ज होता है, 2 तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। उसमें भी आपको 10 डाउट आ जाते हैं, सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, पेशेंस का गेम है, टीचर भी पेशेंस रखता है कि यार आपके स्तर पर, कि आपको डांटता नहीं कि यार चलो बच्चे ने पूछा तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें कि उसको इस स्तर तक लाना है, उसको सिखाना है, लर्निंग एक टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखो। 12th है, बढ़िया से पढ़ना है, बोर्ड क्लासेस आपकी चालू हो गई है, बोर्ड क्लासेस आपको करनी है, बाय हुक और क्रुक आपको करनी है। मैं तो आपको सबसे बढ़िया सलाह दूंगा कि आप शाम को कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आपकी चॉइस है, उसमें मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना एक आइडिया दे रहा हूँ उससे, इसलिए कि
थोड़ा सा देखो, आपको लगेगा सब बहुत थक जाते हैं, 3 क्लास है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। आप, मैं बोल रहा हूँ कॉलेज में जब आप जाओगे, जैसे कॉलेज में जब कई बार जैसे आपके सेमेस्टर जब चलते हैं बीच में, और कई बार वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब आपकी सुबह 8 बजे क्लास होती है, मतलब इवन आप आईटीज एनआईटीज में जाओगे तो देयर, जैसे मैं तो साउथ की एनआईटी से हूँ, तो वहां पे तो काफी स्ट्रिक्ट था माहौल की, मतलब आपको रेगुलरली जाना पड़ता था वहां पर, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा अटेंडेंस मार रहा है और ये सब नहीं होता था। पकड़े गए तो सीधे वाई भी लगा देते थे, ईयर बैग लगा देते थे, तो वहां पे बहुत डर लगता था। सुबह उठते थे 8 बजे पहली क्लास होती थी, 8 से 12:30 1 बजे तक क्लास होती थी, 1:30 बजे लैब होती थी, आधा घंटा खाने को मिलता था, सब भूखे शेर की तरह जाते थे, खाना ऐसे मिलता है कुत्तों को मिल रहा हो, रोटी दे दे रोटी दे दे रोटी दे दे, भाई से फेंकता था बिल्कुल कुत्तों वाली रोटी, ठीक है। उड़ती उड़ती प्लेट में आ गई तो ठीक है, नहीं तो चावल ठूस लिए, हो गया काम, ठीक है। कुछ भी नहीं आया तो एक फ्रूटी ली उठाई कैंटीन से, वो चले गए। 1:30 बजे लैब स्टार्ट हो जाती थी, 5:30 बजे तक लैब चलती थी, है ना। उसके बाद लैब कंप्लीट करने के बाद उसका आउटपुट अभी आता नहीं था हमारा, तो बैठे हुए 7 बजे तक, लास्ट में जब वो प्रोफेसर चला जाता था तो तिकड़म से टीप टाप के उसका आउटपुट, इंस्ट्रूमेंट ही खराब थे तो कैसे आउटपुट आएगा, और उनको चाहिए परफेक्ट आउटपुट, कैसे आएगा यार, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट सही कराओ, वो हम सही कराएंगे नहीं, चाहिए हमें बिल्कुल परफेक्ट। तो हम रट के पहले जाते थे कि आउटपुट तो यही है, फिर हम ऐसे ही करते रहते थे कि कुछ भी लिख रहे हैं वो आ रहा है, हम ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे दिखाते थे कि हम कितने सिंसियरली सोच रहे हैं, फिर जब चला जाता था तो वो रटा रटाया आउटपुट लिख देते थे, है ना। 7 साढ़े 7 बज जाते थे, फिर उससे भूख लग जाती, 7 बजे मैस खुल जाती थी, शाम को थोड़ा ढंग से खाना खाते थे भाई, मैस का तो कैसा होता है ना, ठीक है। तो वो तो यहाँ तो बहुत अच्छा है, कोटा की मैस का खाना और वहां का खाने से कंपेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी ढाबे पे और ताज होटल में खाने के, ये तो बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, आप जाओगे तो पता चलेगा आपको, है ना। ये तो जन्नत है, जन्नत, है ना। मैंने भी खाया ना, मैं कोटा में पढ़ाई की ऐसे स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे भी पता है यहाँ का खाना तो जन्नत है, मैंने भी खाया है, वहां का खाना खाओगे ना तो आपको पता चलेगा हेल क्या है ना, है ना। मतलब वो एक वो है ना कि रोटी खाओगे तो शायद दांत टूटे की आवाज आएगी, रोटी टूटने की पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद 7 8 बज गए, 9 बज गए, और बहुत, अगले दिन आप सुबह उठे, कभी क्लास टेस्ट हो गया, कभी ये हो गया, कभी, इंजीनियरिंग इतना भी आसान नहीं है। इंजीनियरिंग में अगर आप एक सेमेस्टर की बात करोगे तो सेमेस्टर 3.5 महीने का होता है, उस 3.5 महीने में कम से कम 80 एग्जाम हो जाते हैं आपके। मैं आपको काउंट करा देता हूँ, 6 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मिड सेम 1, मिड सेम 2 और एंड सेम, ठीक है। तो कितने हुए, 18, 6 के 18 हो गए। उसके बाद हर एक के असाइनमेंट जमा होते हैं 2 2, ठीक है, 2 2 असाइनमेंट होते हैं, ठीक है। कितने हुए, 2 2, एक मिड सेम में 2, दूसरे मिड सेम में 4, मतलब 2, और फिर एंड सेम में 2, टोटल कितने हुए, 6, एक सब्जेक्ट के 6, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, है ना, 6 है, तो कितने हुए, 36, ये हुए। फिर हर एक का एक एक क्लास टेस्ट, ठीक है। फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन, मैं बता रहा हूं, है ना। अभी मैंने लैब को काउंट नहीं किया, 3 लैब चलती है, उनके भी मिड सेम 1, मिड सेम 2 और एंड, फिर वाइवा अलग होता है लैब में। तो भाई साहब ये जो है ना आपको सिखाया जा रहा है, इतना टफ आईआईटी क्यों लेता है, आपको समझ में आ गया होगा आईआईटी इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्यों लेता है, क्यों आपको तैयार करता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत आसान, जो आदमी यहाँ से घिसके जाएगा ना वही सर्वाइव कर पाए, क्योंकि इतना डिफिकल्ट रहता है, कैरिकुलम बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर आप आईआईटी से एनआईटी में तो जो ऑथर्स होते हैं वो इंडियन, हमारे हमारे सब्जेक्ट है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग से जियो टेक्निकल करके एक सब्जेक्ट था, है ना, फर्स्ट ईयर में, मतलब वो रिलेटेड था कि रॉक्स वगैरह और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, जियो टेक्निकल करके। तो हमारा हमारा हमें सबसे, जैसे वो सर आए ना, हमें सबसे बढ़िया लगे, उन्होंने बोला कि मैं तो जो टेस्ट है ना लूंगा तो तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि टेस्ट में क्या आने वाला, हम सीधे बच्चे, हम खुश हो गए कि ये तो बहुत बढ़िया मास्टर है, ठीक है। उससे पहले उसने बता दिया कि देखो इस बुक से टेस्ट आ, इस बुक से आएगा सारा का सारा पेपर, हम बहुत खुश, हम वो बुक ले आए, पढ़ गए, और आराम से उस बुक से एक क्वेश्चन नहीं आया, 20 नंबर का पेपर था, मेरे आए 2 नंबर, ठीक है। हमने बोला कि यार ये तो बेकार आदमी है यार, इसको तो ट्रस्ट ही नहीं करना है। अगली बार उसने बोला कि दूसरी बुक बताई कि इस बार मैं इस वाले ऑथर की बुक से, हम समझ गए कि ये बेवकूफ बना रहा है, हम दोनों बुक पढ़ गए,
ठीक है। उसने ओपन बुक टेस्ट कर दिया क्लास में जाके कि ओपन बुक टेस्ट है। अब हम और खुश हो गए कि यार ओपन बुक है, हम तो पढ़ के आए। ठीक है भैया, आपको पता भी तो होना चाहिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब आप ढूंढोगे ना। ठीक है, 1 घंटा हम ढूंढते रहे, है ना, ढूंढते रहे, पेज पलटते रहे, पेज पलटते रहे, पेज पलटते, कुछ नहीं समझ में आया। फिर जो आता था वो लिखा है, फिर 3 नंबर आए थे शायद, है ना, टोटल हो गए 5। मेरी हालत नहीं थी, मेरे साथ साथ 450 में से 250-300 बच्चों की यही हालत थी उसमें, है ना। मेरा है 5 नंबर, मैं तो एवरेज में चल रहा था, और भी मुझसे भी कंगाल कंगाल लोग थे। फिर असाइनमेंट सबमिशन हुआ, असाइनमेंट के 10 नंबर मिलते, हमने कहा ये बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग में करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट हमने किया, उस भाई ने जो डेट दी थी उससे 1 दिन पहले बोल दिया, उसने लास्ट टाइम पे चेंज कर दी डेट। ठीक है, हमारे हाथ पैर फूल के, क्योंकि हम तो उसी रात को करने वाले थे असाइनमेंट। ठीक है, उसने बोला आज असाइनमेंट सबमिट करा दो सब दोपहर में 1 बजे तक। हमने कहा असाइनमेंट अभी दोपहर के बाद तो चालू करेंगे। ठीक है, तो उसने बोला जो कल असाइनमेंट कमिट करेगा उसको 5 में से मार्क्स मिलेंगे। हमने कहा यार अब तो कोई तरीका ही नहीं है, तो हमें 5 में से मार्क्स मिले, तो उसमें मुझे 4 नंबर मिल गए। कितने हुए? 5 और 4 9, पास होने के चाहिए 35। 50 मार्क्स जा चुके हैं, बचे कितने? 50। अब 50 मार्क का एंड सेम बचा हुआ है, और अब मेरे शुरू के 50 में 9 है, तो अगले 50 में मैं 25-26 मार्क्स तो नहीं ला सकता ना। ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। फिर पेपर हुआ, पेपर में उसने फिर चाल खेली। हमारे क्या होता था, एक ब्रांच का ही ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो वहीं का था, मलयाली था, केरला का था। तो उसको उसने कॉल किया, उसने बोला मैं एक पीपीटी भेज रहा हूँ, इसमें से पूरा एंड सेम का पेपर आएगा, है ना। 5, और अच्छा वो पीपीटी कितनी थी? 500 स्लाइड की। रात को 12 बजे रिलीज हुई, है ना। हम लोग थक चुके थे, मैं तो मान चुका था कि कोई बात नहीं है, अगले साल पढ़ेंगे सब्जेक्ट को बढ़िया से, है ना। और मेरी तरह बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है, तो कौन गिर गया? कोई गिरा क्या? आदमी गिरा था ना, है ना। अरे नहीं, सच में कोई गिरा यार। कुछ सामान वामान गिरा होगा, मुझे लगा कोई आदमी गिर गया। हाँ, तो एंड सेम के थे भैया 50 नंबर। उसने रात को पीपीटी रिलीज की कि भाई साहब पीपीटी रिलीज होगी, और आप, हमने बोला यार हो सकता है इस बार सही बोल रहा हो, क्योंकि पास तो हम वैसे ही नहीं होने वाले। अब हमने कहा यार पीपीटी कैसे पढ़े 500, तो हमने कहा 5 लड़कों का ग्रुप बनाया, हमने बोला 100 पढ़ेंगे और फिर कहानी सुना देंगे एक दूसरे को, है ना। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। मैंने 100 स्लाइड पढ़ी, सबने 100 स्लाइड पढ़ी, फिर हमने बोला कि तू बैठ के पूरी कहानी सुना दे कि क्या क्या तूने पढ़ा इस 100 स्लाइड में, हम अपनी लैंग्वेज में लिख लेंगे, है ना, कुछ तो आएगा 2-4 नंबर, तो हम इंग्लिश तो हम बना लेंगे, इतना तो आता है, इस दैट की तो लगाना है। तो हम सेट कर लेंगे बीच बीच में, तू बस कहानी सुनाता जा। तो उसने पूरी कहानी सुना दी हमें। ठीक है, वहां पर गए, ठीक है, पेपर आया, हमने पेपर देखा। पहले तो हम सबने बोला कि पेपर देख के हमने उसको देखा जो हमारा ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव बन गया, आज तो इसको कूटेंगे क्लास से बाहर जाके। बाकी सब तो ठीक है, पास वास तो बाद की देखे। हमने हमने 3-4 लड़कों ने ऐसे ऐसे करके, सब ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब इसको इसको कूटेंगे। फिर उसके बाद भैया हमें ये समझ में आ गया पेपर, अपने कहा यार कुछ करना नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता, क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को लिखता थोड़ा सा, फिर उसको घुमा के वहां पे ले आता जो मुझे आता है। जैसे उसने बोला कि इमारत कैसे बनती है, उसने पूछ लिया कि भाई साहब ये आरसीसी के बारे में बताओ, तो मैंने बोला आरसीसी के साथ साथ सीमेंट भी जुड़ता है, अब सीमेंट इतने प्रकार का होता है ना। है ना, मैं कॉपियां भरी, है ना। और मुझे समझ में आ गया था कि इतनी कॉपी भरने से भी मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मुझे मतलब पूरा अपने आप पे पूरा ट्रस्ट था, अपनी नॉलेज पे, ठीक है, और टीचर की नॉलेज पे। ठीक है, तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया पेपर देने के बाद कि भाई साहब 25-26 मार्क्स तो नहीं आ रहे, 5-10 आ जाएंगे बहुत है, 26 मार्क्स थोड़ी आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद पेपर खत्म हुआ, उसके बाद हम बहुत दुखी थे। फिर मेरा एक सीनियर था, मैंने बोला कि सर क्या करें, मतलब निपट तो गए, है ना,
और बहुत बच्चे कम है ना, निपटेंगे इसमें तो, ठीक है। उसने बोला एक तरीका है, उनके पास जाके लौट जाओ, है ना, बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ। मैं अगले दिन उनके ऑफिस में चला गया भाई। वो अंदर ऑफिस में बैठे थे, गेट खुला हुआ था, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, दोपहर के 2 बज रहे होंगे। 2 बजे से 5 बजे तक मैं गेट के बाहर खड़ा रहा। उनको मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं इनविजिबल हूँ, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के बराबर हो चुका है, मैं उनको दिख नहीं रहा हूँ। 5 बजे जो वो बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या काम है। मैंने कहा 3 घंटे से खड़ा हूँ, इस आदमी को मैं दिख नहीं रहा हूँ तब से। तो मैंने बोल दिया, मैं पूरा बिल्कुल आंसू और बिल्कुल, है ना, बहुत ही दयनीय स्थिति में कि सर, मैंने कहा सर ना बहुत मेहनत की सर और सर मैंने पूरी जी जान लगा दी, है ना, लेकिन सर, है ना, मतलब मैंने कहा अब मैं ऐसे नहीं बोल सकते पास कर दो, ये नहीं बोल सकते, फिर तो फेल करेगा ही करेगा, बस आप वो आपको खुद समझ जाएगा, ठीक है। तो उसने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कार के भगा दिया। मैं चला गया रोता रोता, ठीक है। मैंने कहा यार पहली बार जीवन में बैक लगने वाली थी, आप सोचो कैसा फील हो रहा होगा। स्कूल में जैसी आप ना 10th में तो टॉपर चलते थे, ऐसी हालत हमारी भी फील हो रही थी। तो गए यार हॉस्टल में, फिर मेरे दोस्त तो चलते हैं, लेकिन यार कुछ नहीं, आराम से समर में रुकेंगे 3 महीने, यहाँ पे मजे भी काटेंगे और पेपर भी क्लियर करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, बैक नीचे, मतलब क्यों उसकी गालियां खा रहा है, नहीं नहीं मैं तो खाऊंगा, है ना। फिर मैं अगले दिन सुबह फिर पहुंच गया 9 बजे उसके पास। हाँ, उसने वही किया, 2-3 घंटे खड़ा रखा, मैं वही खड़ा रहा ऐसे बेवकूफों की तरह से। दोपहर में उसको मेरे पे तरस आया, अरे सर सॉरी सर, सॉरी क्यों, मुझे भी नहीं पता। 2 ही चीज आती थी, ओके सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, सॉरी सर, ये सबसे बेस्ट वर्ड रहता है। मैं ऐसा सॉरी सर, है ना। तो उन्होंने बोला कि उसने बोला कि समर्स में घर जा रहे हो क्या। मैं समझ आया कि ये चाह क्या रहा है, हाँ या ना। तो मैंने बोला कि मेरे को समझ में नहीं आया क्या। तो मैंने कहा सर अभी तो रिजर्वेशन नहीं कराया है और मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर लूं, है ना। तो उसने वेरी गुड, है ना। तो फिर उसने बोला भगा दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। फिर मैं अगले दिन फिर तीसरे दिन गया। तीसरे दिन उसने मुझे बोला कि समर में घर नहीं जाना है। तो मैं अपने दोस्तों से बोला जाके, यार उसने बोला तो हम भी कौन से जा रहे हैं, ये तेरी बैग लगाने वाला है इसलिए बोल रहा समर में घर नहीं जाना, यहाँ आके पेपर क्लियर करना, ठीक है। तो मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करा दी, ठीक है। उसने हर 15 दिन तक मुझे लेबोरेटरी में बुलाया, साफ सफाई लेबोरेटरी की, झाड़ू पोछा से लेके सब कराया, ठीक है ना। लेकिन 15 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मैं लास्ट ग्रेड से पास हो गया, 450 में से 250 बच्चे फेल हो गए ठीक है। ये होता है डेडिकेशन, ठीक है कि मैं भाई किसी ना किसी तरह से पास हो गया, क्योंकि मुझे पता था इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। फिर मैं 15 दिन बाद रिजर्वेशन कराया, क्योंकि 3 महीने की छुट्टी होती है, आराम से मैंने 2.5 महीने घर पे बिताए, और जो मेरे साथ के जो दोस्त यार थे वो सब वहीं पर, है ना। समर उनका वहीं गुजरा, और 3 महीने वहां बिताने के बाद भी उनकी वही ग्रेड लगी जो हमारी लगी, क्योंकि उसका फिक्स था जो भी जिसको भी बैक लगी है जो समर में क्लियर करेगा उसको ई ग्रेड ही देता था। वो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इसमें सबको क्या मिलनी है, ई ग्रेड ही मिलनी, ई के बाद एफ आता है ना, ई समझ गए ना जैसे होती है ना, सबसे ऊपर होती है हमारे होती थी जैसे ए प्लस, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, अब समझ, फिर ई, फिर ई के बाद एफ। हाँ तो भैया बहुत ही डरावना सीन था। उसके बाद तो ऐसा कभी मौका है नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रोफेसर मिलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एजुकेशन तो बहुत बढ़िया है भाई साहब, स्कूल में यहाँ पर, वहां जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जीवन कैसा नर्क है, ठीक है। चलो भाई, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, अब वापस आते हैं इस पे। हम बात किसकी कर रहे थे, पोटेंशियल की। चलो मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे। ग्रेविटेशन में लास्ट क्लास में हमने सिर्फ उन पॉइंट्स की बात की थी जो इलेक्ट्रो से रिलेटेड थे। जैसे हमें ये तो पता चल गया कि जैसे यहाँ पर वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। यानी मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि मैं किसी भी ग्रेविटेशन के केस में किसी भी तरह की बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं।
सबको मेरी बात आई समझ में? आज हम बात करेंगे अर्थ की ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि वो किस तरह से वेरी करती। तो 3 तरह के वेरिएशन की बात करते हैं। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो अभी ग्रेविटी वेरी करेगी, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करेगा। अगर मैं अर्थ की सरफेस के अंदर जाऊंगा तो भी वेरी करेगा, यानी वेरिएशन विद द हाइट भी होता है और वेरिएशन विद द डेप्थ भी होता है। और अर्थ के रोटेशन की वजह से भी ग्रेविटी जो है वो वेरी करती है। तो 3 तरह के वेरिएशन की बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखो, द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विद हाइट। अच्छा, यहां पे मैं अर्थ की जब बात कर रहा हूं तो मैं अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर की तरह से ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है? अर्थ को किसकी तरह से ट्रीट कर रहे हैं? सॉलिड स्फीयर। बात ध्यान से सुनना सब लोग, इधर देखो। मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूं ग्रेविटी की, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड की, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मैंने तीनों नाम आपको लिखा दिए थे, ठीक है? जैसे मान लो अगर मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर गया और मैं आपसे यहां पर बोलूं कि यहां पर अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, तो बता सकते हो क्या कितना होगा? हम सरफेस से कहां पर आ गए? बाहर। तो क्या बन जाएगा? एक पॉइंट मास। और एक पॉइंट मास की वजह से यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की? gm/r², क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है, kq/r²। तो अगर मैं इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड लिखता तो आंसर कितना आता, gm/r²। आर कहां से मेजर करते हो? सेंटर से, ये आर होता। तो gm/r², इसको मैं ऐसे लिखता, दैट इज gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। सही है? इसमें से r² बाहर ले लेते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि gm/r² 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं। ये जो टर्म है ना, gm/R², यही ग्रेविटी होती है, यही स्मॉल g होता है जो हम लिखते हैं ना, दैट इज स्मॉल g, जिसकी वैल्यू कितनी लिखते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मैं अर्थ की सरफेस पर आपसे ग्रेविटी की वैल्यू की बात करता तो कितना आता, gm/R²। और इसी को हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं, यही ग्रेविटी होती है। तो क्या मैं इसको स्मॉल जी लिख सकता हूं क्या? तो ये कितना बनेगा बेटा, स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या मैंने यहां तक कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज किया क्या? नहीं। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया मेरे पास कि अगर मुझे विद द हाइट कभी भी ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो विद द हाइट वैल्यू क्या होगी, g अपॉन 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाऊं, कितना आएगा, g इंटू 1 प्लस h/r टू द पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये कुछ ऐसा है ना, 1 प्लस x टू द पावर है। क्या मैं इसको 1 प्लस nx लिख सकता हूं? ऐसा कब लिख सकते हैं, जब x 1 से बहुत छोटा हो। अब अगर ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर है, तो अगर h/r बहुत छोटा है 1 से, इसका मतलब जो h है वो r से बहुत छोटा है। h का मतलब क्या है, हाइट फ्रॉम द सरफेस। हम सरफेस से जिस दूरी पर जा रहे हैं वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है। बहुत कम का मतलब हम जनरली जब अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं तो हम बोलते हैं लाइक 1%, 2%, 3%, 4%, अप टू 5% तक हम अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। अर्थ की रेडियस होती है 6300 किलोमीटर। तो अगर मैं 63 किलोमीटर भी ऊपर जा रहा हूं तो कितना परसेंट हुआ, 1%। तो वहां पर भी हम अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात?
तो अगर h बहुत छोटा है r से तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज ई जी इज इक्वल टू जी इंटू, ये आगे आ जाएगा 1 माइनस 2h/r। सबको समझ में आया क्या बेटा यहाँ तक? तो इस फॉर्मूले को हम याद कर सकते हैं, लेकिन अब बात ध्यान से सुनना, ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब h बहुत छोटा हो, और ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, ये जनरल फॉर्मूला है, नोट करो हैं। हाँ जी बेटा, एच को कैपिटल आर, मतलब हम सेंटर से कितनी दूरी पर आ गए, 2r। क्यों नहीं होगी, g/4 हो जाएगी बिल्कुल। अर्थ की तो इनफाइनाइट तक होती है। अगर मैं मान रहा हूं कि किसी भी पॉइंट, आप बोलो कोई भी पार्टिकल है, अगर मैं एक पार्टिकल हूं तो मेरी फील्ड भी है इनफाइनाइट तक। मेरे से एक्स डिस्टेंस पर मेरी फील्ड की वैल्यू क्या होगी, gm/r²। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब आपको दिमाग में लग रहा होगा सर जो ग्रेविटी फील्ड, जो फ्री स्पेस है वो कैसे बनता है। तो भाई जैसे मान लो कि क्योंकि ग्रेविटी फ्री स्पेस में, जैसे मान लो कि हम धरती से चंद्रमा की तरफ गए, तो बीच में ग्रेविटी फ्री स्पेस कैसे आता है, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्रेविटी नहीं थी, हुआ क्या था, जैसे तो अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो यहाँ पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यानी नेट फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जितना फील्ड मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उतना फील्ड ही ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। इसलिए वो जो जो रीजन है ना, वो एक ग्रेविटी फ्री रीजन बन गया। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अगर मैं बात करूं इस केस में परसेंटेज वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको कहां से मीटर करोगे, फ्रॉम सरफेस। अच्छा इधर देखो एक बार, समझो बेटा, परसेंटेज वेरिएशन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये करना है। और इनिशियल में कहां से, मैं रेफरेंस किसको ले रहा हूं, सरफेस वाली ग्रेविटी को रेफरेंस ले रहा हूं, मतलब gm/R², यानी स्मॉल जी को रेफरेंस। तो इधर देखो फाइनल क्या हुआ बेटा, g इंटू 1 माइनस 2h/r, माइनस इनिशियल इज g अपॉन इनिशियल इज g इंटू, क्या जाएगा, यहां से अगर आप देखोगे तो ये तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा, आपके पास आएगा माइनस का 2h/r इंटू 100। ये परसेंटेज वेरिएशन है ना, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड विद डेप्थ। सब लोग इधर देखो बेटा, एक बार इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ, बात ध्यान से सुनना, मुझे बताते चलना। सरफेस पर ग्रेविटेशनल, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, g(M/r²). हमें g की वैल्यू पता है, m हो गया मास ऑफ द अर्थ, हमें वो पता होता है, r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी हमें पता होता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी।
क्योंकि जैसे जैसे h बढ़ेगा वैल्यू कम होती जाएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां पर होती है? अर्थ की सरफेस पर होती है। क्लियर? तो अभी अगर हम अर्थ की सरफेस पर है तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अभी सबसे ज्यादा है। ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। यहां पर जैसे अगर आप सॉल्व करोगे परसेंटेज वेरिएशन में तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव इंडिकेट ही क्या कर रहा है कि विद द हाइट जो ग्रेविटी है वो कम होती जा रही है। सबको समझ में आया? अब बात करें वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड विद द डेप्थ। सब लोग इधर देखो, जैसे मान लो ये सरफेस, सरफेस से मैं कितनी डिस्टेंस नीचे गया? डी। तो ये ध्यान रखना, हम जितनी भी हाइट या डेप्थ है वो दोनों कहां से मेजर कर रहे हैं? सरफेस। तो ये तो एक सॉलिड स्फीयर है, और अगर मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये हो जाएगा के की जगह जी, क्यू की जगह एम, तो जी एम आर अपॉन आर क्यू। अगर ये डी है तो सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? आर माइनस डी। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, तो आप बोलोगे जी एम आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर माइनस डी अपॉन आर क्यू। याद है? सबको समझ में आया बेटा? क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं क्या? जी एम बाय आर स्क्वायर को अलग लिख लेते हैं, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस डी बाय आर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? जी एम बाय आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? स्मॉल जी। क्या गया? क्या हमने यहां पर कोई भी अप्रोक्सीमेशन किया क्या? नहीं किया। तो ये ध्यान रखना, जब आप इस फॉर्म में फॉर्मूला लाते हो विद द हाइट तो ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, लेकिन विद द डेप्थ जब आप फॉर्मूला लाते हो तो इसमें हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, ये आपका एग्जैक्ट आंसर देगा। क्लियर है? तो विद द डेप्थ ग्रेविटी किस तरह से वैरी करती है? आंसर आता है जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर। और अगर मैं इस केस में परसेंटेज वेरिएशन की बात करता तो यह था फाइनल माइनस, नोट करते चलो, इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये आपके पास आता माइनस का डी बाय आर इंटू 100। ये सबको समझ में आया बेटा? आता? अच्छा, अर्थ के अंदर जाने पे ग्रेविटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कम ही हो रही है ना, देखो कम ही तो हो रही है। जैसे जैसे आप डी को बढ़ाते जाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहां पर भी तो माइनस ही आ रहा है, माइनस का डी बाय आर इंटू 100। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम अर्थ सर्फेस के अंदर जाते जाएंगे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। आप ऐसे समझो ना, अगर आप सेंटर पे पहुंच गए तो ग्रेविटी कितना? जीरो। जी एम आर अपन आर क्यूब होता है, आर की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो हो गई। सबको बढ़िया से समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो ग्रेविटी होती है वो सबसे ज्यादा सरफेस पर होती है। तो सरफेस से चाहे मैं ऊपर जाऊं तो सरफेस से नीचे की तरफ जाऊं ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। क्लियर है सबको? चलो अगला पॉइंट, बात ध्यान से सुनना। अगर मैं अर्थ सरफेस से एच हाइट ऊपर जाता और अर्थ सरफेस से एच हाइट नीचे जाता, कहां पर ज्यादा वेरी करती? कहां पे ज्यादा वेरी कर रहा है? ऊपर जाने पर ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाने पर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? माइनस का 2h बाय आर इंटू 100। और यहां पर कितना आ रहा है? माइनस का डी बाय आर इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखता फाइंड आउट परसेंटेज वेरिएशन इन ग्रेविटी at a height of 63 kilometer from surface in second,
63 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। आपको रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है 6300 किलोमीटर। ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसलिए आपको बताया जैसे आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आए कि वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। जैसे अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, इसको हटा दो ना बेटा। देखो अगर मैं हाइट की बात करता विद द हाइट, तो विद द हाइट परसेंटेज वेरिएशन क्या होता है, माइनस का 2h/r इंटू 100, ये लिखता माइनस का 2h कितना 63 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं, यह है माइनस का 2%। और अगर आप सेकंड की इसकी बात करोगे विद द डेप्थ, ये आएगा माइनस का d/r इंटू 100। इसमें परसेंटेज वेरिएशन ज्यादा हो रहा है, ऊपर जाने में ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो रहा है, डबल रेट से डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं सेम हाइट से ऊपर जाता और सेम हाइट से मैं नीचे जाता, मतलब सेम डेप्थ में मैं नीचे जाता, तो परसेंटेज जो वेरिएशन होता वो ऊपर ज्यादा होता, ज्यादा ग्रेविटी कम होता। ऊपर जाने पे 1-2% से ग्रेविटी कम हो गया, नीचे जाने पर ग्रेविटी 1% से कम होता। सबको बात अच्छे से समझ में आई। और लास्ट पॉइंट इसमें, द वेरिएशन ऑफ gravity with rotation of earth। variation of gravity with rotation of earth। अच्छा मुझे बता सकते हो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी उसकी एक्सिस के अबाउट कितनी होती है? ओमेगा के, ओमेगा निकाल सकते हो क्या अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट? चलो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, बात ध्यान से सुनना सब लोग। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी अपनी एक्सिस के अबाउट, या अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी सन के अबाउट, या हम घड़ी की बात करते हैं, घड़ी की निडल की, सेकंड, मिनट, आवर्स, एंड की बात करते हैं, कैसे ओमेगा निकाले? बात ध्यान सुना, एक सिंपल सा तरीका है। ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा वो निकाल लो और थीटा अपॉन टी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे अगर मैं सबसे पहले अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको कितना समय लगेगा या उसकी कितनी एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो कैसे कैलकुलेट करें? ओमेगा इज थीटा अपॉन टी। एक चक्कर लगाया अर्थ ने अगर अपनी एक्सिस पे, कितना समय लगता है? 24 आवर्स लगते हैं ना। एक चक्कर लगाया मतलब एंगल कितना? 2π। 24 आवर्स, तो 24 इंटू मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60, ये आंसर आ गया। तो अर्थ का अपनी एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 2π/24 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकंड। जैसे अगर मैं आपसे बोलता कि बताओ यार अर्थ का रोटेशन अबाउट द सन, ओमेगा निकाल सकते थे? कितना आगा? एक चक्कर मतलब 2π, और कितना समय लगता है? 360, अप्रोक्सीमेट 365 डेज। तो मैं लिख सकता हूं अपॉन 365 डेज को कन्वर्ट किया 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60, हम ऐसे निकाल सकते हैं। हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे बोलता कि जो सेकंड वाली निडल है वो एक चक्कर लगाने में, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो सेकंड वाली निडल को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 60 सेकंड। 60 सेकंड लगते हैं, तो एक चक्कर का मतलब 2π और टाइम लग रहा है 60, आंसर आएगा 2π/60, π/30 रेडियन पर सेकंड। अगर मैं मिनट वाली निडल की बात करता तो मिनट वाली निडल को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लग जाता है, 60 मिनट लग जाते हैं, तो आंसर आएगा 2π डिवाइडेड बाय 60 मिनट इंटू 60, तो आंसर आएगा 2π डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, दैट इज 2π डिवाइडेड बाय 3600। और अगर मैं बात करता आवर वाली निडल को एक चक्कर लगाने में कितने 12 घंटे लगते हैं, 12 पर है, दोबारा 12 पर आने में 12 घंटे लग जाए, आंसर आएगा 2π डिवाइडेड बाय 12 इंटू 60 इंटू 60। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अभी तो मैं बस बात कर रहा हूं अर्थ के अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन पे। अच्छा, दिन और रात किसकी वजह से बनते हैं? अर्थ के अपने एक्सिस पे अबाउट रोटेशन की वजह से। और सर्दी और गर्मी अर्थ के सन के अबाउट रोटेशन, है ना, ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो चला ग्रेविटेशन पूरा पढ़ लिया, और ये नहीं पता तो बोले कौन मास्टर पता नहीं कौन सर्किट पढ़ा रहा है ना। तो अर्थ जब अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है तो हम दिन और रात की बात करते हैं, क्योंकि अर्थ का वो हिस्सा जो सन के एक्सपोजर में आता है वो दिन हो जाता है, और जो बिल्कुल जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा है वो रात की तरह से बिहेव, मतलब वो एक रात वाला पोर्शन हो गया, वहां पे सन की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है। और अगर अपन बात कर रहे हैं सर्दी और गर्मी की, तो होता क्या है, जो अर्थ होती है ना वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। शायद मैंने आपको पहले भी थोड़ा आइडिया दिया था, है ना। अर्थ जो है सन के अबाउट कैसे पाथ में घूमती है? इलिप्टिकल। और इलिप्स पढ़ा क्या आपने? ठीक है। तो सन जो होता है वो सेंटर पे नहीं होता, उस इलिप्स की फोकाई पे होता है, फोकस पे होता है। तो अगर अपन बात करें, जैसे मान लो ये इलिप्स है, तो सन यहां पर होता है, ठीक है, और अर्थ ऐसे घूम रही होती है मजे से, ठीक है। सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली। जब अर्थ यहां पर होगी तो ये सन के सबसे पास होगी, तो बहुत गर्मियां पड़ रही होंगी, ठीक है। इस लोकेशन को हम बोलते हैं, सबसे पास है ना, पी फॉर पास, तो पी फॉर पेरिजी, पार्लेजी नहीं, है ना, पेरिजी, है ना, ठीक है, पेरिजी, ठीक है, पेरिजी, ठीक है। और यहां पर गर्मियां होंगी, यहां से यहां आने में 6 महीने निकल गए, तो यहां से यहां जाने में 6 महीने, अब यहां पहुंच गए, जून से दिसंबर आ गया, ठीक है। अब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो सर्दियां पड़ रही होंगी, इसको बोलते हैं हम एपोजी, ए, आगे लिखाऊंगा वैसे, APOG, एपोजी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अच्छा, अर्थ जब सन के पास है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया सन के पास है बाकी सारी कंट्रीज दूर है, ऐसा नहीं ना, सब एक साथ पास है और सब एक साथ दूर है। इसीलिए जब सर्दी आती है तो हर जगह आती है। अगर यहाँ पर विंटर्स चल रही हैं तो यूएस में भी विंटर्स चल रही हैं, यूके में भी चल रही हैं, दुबई में भी विंटर्स ही चल रही होंगी, चाहे वहां पर, हाँ बिल्कुल, और अंटार्कटिका में भी विंटर ही चल रही होंगी, लेकिन सबकी विंटर अपने हिसाब से होती है, ठीक है। सबका एक रेस्पेक्टिव टर्म है ना विंटर का भी होना, कि ठंडा क्या है। जैसे अगर मैं अंटार्कटिका की समर्स की बात करूं तो -20 डिग्री वो समर है वहां की, ठीक है। विंटर का मतलब -80-90 तक पहुंच जाता होगा, ये विंटर है ना। अगर अपने यहाँ की बात करें तो समर का मतलब अभी चल ही रहा है, 50 से ऊपर ही रहता है, वो कहते हैं। मुझे कभी कभी लगता है मेरी गाड़ी के वो ऊपर जो छत है वो मेल्ट होके ना गिर जाए, है ना। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो, उसमें कई बार होता है जल्दी से बैठ के, मान लो दूसरी क्लास है और गाड़ी तप रही होती है बाहर, उसमें बैठते हैं ना, कई बार ऐसा लगता है कि बस आलू बुखारा बन जाएगा, खाल वाल उतर जाएगी, है ना। तो बहुत बुरी हालत है भैया। और विंटर्स जब होती है अपने यहाँ, तो विंटर्स में हमारे यहाँ कितना टेम्परेचर जाता है, जा सकता है 2-4 दिन के लिए जाता है, 2-3 डिग्री, बस 2-4-10 दिन मान लो, फिर तो ऐसे ही रहता है, 8-10 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर अपन बात करें कि ऐसे ठंडे इलाके की बात करें, जैसे बहुत ज्यादा ठंडे की भी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल की बात करूँ, लाइक यूके की अगर बात कर लो, तो यूके में मैक्सिमम टेम्परेचर समर जो होती है ना वहां होता है 20 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, ये मैक्सिमम है। 2-4 दिन है तो अंग्रेज खुश हो जाते हैं, है ना, अरे धूप आ गई, धूप आ गई। वहां पे भाई साहब आप सोचो, इंडिया इतनी अच्छी जगह पे बना हुआ है ना, कि वहां पर जब आप ऐसी कंट्रीज की बात, यूरोपियन कंट्रीज की बात करोगे, तो वहां पर एक्चुअली सूरज देवता के तो दर्शन होते ही नहीं है, तो वो बेचारे 6-6 महीने तक विटामिन डी की गोलियां खाते रहते हैं, है ना, यूरो में और डॉलर्स में खरीद खरीद के, है ना। अपने यहाँ तो बहुत सस्ता मिल जाता है, 28-30 रुपए का पत्ता मिल जाता है ना, वहां पे बहुत कॉस्टली है, यहाँ तो अपने फ्री में मिलता है ना, एक्स्ट्रा ही मिल जाता है ना? तो अगर अपन जियोग्राफी के हिसाब से बात करें तो इंडिया बहुत अच्छी लोकेशन पर है, और इसीलिए हम इतना ग्रोथ और सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज लोगों की जैसी मेंटेलिटी है उस हिसाब से तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सरवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत है। मेंटेलिटी का मतलब यहाँ पर जो यूथ है ना वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करता है
वैसे घूम फिर के हमारे ऊपर ही आ जाते हो, ठीक है। चलो इसमें एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ लास्ट, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। अर्थ, वैसे तो हम बात करते हैं कि अर्थ जो है वो हमारी चपटी है, मतलब इसका मतलब वो स्फेरिकल नहीं है ना, ऑरेंज शेप की है, यानी यहां से इसको ऐसे दबा दिया तो ये थोड़ी सी ऐसे होगी, है ना, जैसे कद्दू मिलता है ना मार्केट में, एक्चुअली कद्दू की शेप की है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, एक होता है इक्वेटर और एक होते हैं पोल्स। तो पहले इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इक्वेटर्स क्या होते हैं। देखो ये वाली जो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ घूम रही है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं इसकी जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल मुझे बता सकते हो, इसके सबसे बड़ा सर्कल, ये जो सर्कल कहलाता है इसको बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। ये हो गई जियोग्राफिकल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर सबसे बड़ा सर्कल, तो ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, इक्विटोरियल प्लेन, क्लियर है। और इसी को हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इस लाइन को, इससे पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, इक्वेटर कहलाएगी। और इक्वेटर की जो परपेंडिकुलर लाइन है वो पोल कहलाएगी। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, और ये हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वेटर। और इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, इक्विटोरियल प्लेन। मैंने एक वर्ड यूज किया जियोग्राफिकल एक्सिस, ये ध्यान रखना, और भी बहुत सारी एक्सिस होती है, ये मैंने क्या बोला है जियोग्राफिकल। जियोग्राफिकल का मतलब क्या है भैया, हमें पहले अर्थ के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो खोज हुई है वो 1860 के बाद ही हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 100 150 200 साल हुआ है ना, ठीक है। उससे हाँ 200 भी नहीं हुए शायद, है ना, अभी तो समय लगेगा, 150 साल मान लो। तो उससे पहले किसी ना किसी को थोड़ी ना पता था कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के अंदर मैग्नेट भी है, और ये मॉल्टन फॉर्म है लार्वा भी है, ये सब कहानी किसी को नहीं पता थी, ठीक है। तो हमने तो क्या किया, अर्थ के जैसी दिख रही है ना, उसके 4 पार्ट कर दिए, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। और हमने बोला नॉर्थ और साउथ से पास होने वाली एक्सिस को हमने क्या बोल दिया, ज्योग्राफिकल एक्सिस, क्योंकि हम ऐसी इसकी ज्योग्राफी बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली अर्थ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं करती, टिल्टेड है। तो जो टिल्टेड लेते हैं वो उसकी ज्योग्राफिकल एक्सिस नहीं है, वो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो वो अलग है, वो आगे कहानी आएगी धीरे धीरे। यहाँ तो सबको समझ में आया, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क रेस मैंने आपको दे रखी है, नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। 90 कितने तक हो गया, 96 तक हो गया, 95 तक क्वेश्चन डिस्कस हो गया, है ना, और 96 से 111 क्वेश्चन है चाहे टोटल, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क है, एक तो रेस में वो तो पुराना है, रेस नंबर 20 तो कंप्लीट करना ही है, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी कंप्लीट करना है। और S1 के कितने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे बेटा, एक बार बता दो बस मुझे। कंडक्टर से पहले पहले हो गए थे, कितने हो गए थे, 33 हो गए थे, और हैं कितने टोटल, 38, तो S1 कंप्लीट है ना, 34 से 38, क्योंकि 33 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो कल पहले होमवर्क कंप्लीट करके फिर आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी बेटा, एडवांस में इमेज चार्ज मतलब, इमेज चार्ज नहीं होगा, चार्ज की इमेज हो सकती है। मेरे को एक बार दिखा देना कि क्या है ना, क्वेश्चन दिखा देना, उससे मैं समझा पाऊंगा, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ जी सर, इसके बाद नहीं, हाँ 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 बस लॉग आउट हो गया।